ई ए, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों रिलेटेड है, बट क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? तो जवाब है काइंड ऑफ। मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन जो साइन आता है वो दोनों में अलग अलग आएगा। दो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आया 10 किलो जूल, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा -10 किलो जूल। तो मीनिंग दोनों का एक है, लेकिन डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन लिख लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी थी, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, उसके बारे में बात करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डेफिनेशन, और लिखिए द एनर्जी released when an electron is added to an isolated gaseous atom to produce a monovalent anion is known as electron affinity. EA. The enthalpy change in this process is called electron gain enthalpy, delta HEG. So मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड यानी बाकी सबसे अलग है, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए और एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, टू प्रोड्यूस अ मोनोवेलेंट एनायन। मोनो मतलब होता है वन, वेलेंसी वेलेंट मतलब वैलेंसी, यानी -1 चार्ज वाला एनायन आपको प्रिपेयर करना था। सो लेट से अगर आपके पास एक एम करके एक एटम है, गैसियस फॉर्म में ले लिया, आइसोलेट कर लिया। अब इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज लेके आएगा, तो बन जाएगा m माइनस गैस। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को इस एक एटम में ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर एनर्जी रिलीज हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा पॉजिटिव, और एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिलीज ये दोनों उल्टे होते हैं साइन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है और डेल्टा एच ई जी नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी इज रिलीज्ड। लेट से आपने ये प्रोसेस कराया और एक्सपेरिमेंटली आपको ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव आया तो डेल्टा एच ई जी आ जाएगा पॉजिटिव, और इसका मतलब होगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडो एब्जॉर्ब अंदर की तरफ, एक्सो मतलब होता है बाहर, बाहर मतलब रिलीज होगी एनर्जी बाहर की तरफ। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आता है, डेल्टा एच ई जी नेगेटिव आएगा। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव हो जाएगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो जब एम में, तो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट दोनों हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे होगे तब आप ये देखोगे कि हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहां तक पहले नोट कर लें। सो अगर एम माइनस गैस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं हम टू गिव एम माइनस टू गैस, तब यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आ जाएगी एंड डेल्टा एच ई जी हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि ये प्रोसेस सेकंड वाला जो है इसको बोलूंगा मैं डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी टू या ई ए टू। ये डेल्टा एच ई जी टू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो आप ये कह सकते हो दैट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए टू इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ब्रैकेट में लिखना एनर्जी इज एब्सॉर्ब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsion between an ion and incoming electrons. EA2 is always endothermic या डेल्टा एच ई जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जब न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन फिर भी ऐड हो रहा था इसमें, लेकिन जब ये m पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो चुके हैं। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर -1 चार्ज पहले से। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐड करने के लिए अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और ये हर एलिमेंट के लिए वैलिड है। हर एलिमेंट के लिए आप देखेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगा। सो लेट्स से अगर आपके पास एक एलिमेंट X है गैसियस फॉर्म में, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो बना X माइनस। X माइनस में जो एंथैल्पी चेंज था उसको आपने कहा डेल्टा एच ई जी 1। फिर X माइनस में
अगेन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके आपने बनाया X-2 गैस। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा डेल्टा HEG2। सो अगर आप X से X-2 बनाना चाहते हैं तो इन दोनों प्रोसेस को जोड़ दें। जोड़ देंगे तो X माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा X++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग X-2 गैस। और इस प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी देनी पड़ी उसको अगर आप कह रहे हैं डेल्टा E, तो डेल्टा E की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा HEG1 प्लस डेल्टा HEG2। अब फर्स्ट वन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बट सेकेंड वन विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा HEG2 हमेशा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट वन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के जो बचा हुआ आएगा दैट विल बी द डेल्टा E। नोट करो। आगे बात कर लेते हैं हम फैक्टर्स affecting electron affinity. Factors affecting electron affinity. So first factor is size factor. तो साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं, साइज एंड जेड इफेक्टिव। तो आप ये देखेंगे कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो तो साइज के घटने से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट विल इंक्रीज। इसका उल्टा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटे तो आप देखेंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। ये आप देख रहे होंगे लेफ्ट टू राइट जाते समय। अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लगभग सेम रहेगा, तब आप साइज वाला फैक्टर देखेंगे। ये साइज अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती चली जाएगी। सेकेंड फैक्टर is stability of electronic configuration. Stability of electronic configuration. So लिख लो इसके अंदर stable electronic configuration स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड configuration will have smaller or negative इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है, यानी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, तो उस केस में या तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी
या फिर कई केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती हुई दिखाई देगी। सो लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से, अगर मान लो P3 कॉन्फ़िगरेशन है या P6 कॉन्फ़िगरेशन है। P3 P6, P3 में देखो 3 ऑर्बिटल होंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हाफ फिल्ड हुआ। P6 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ 1 2 3, इसमें 1 2 और 3 4 5 6, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हो गया ये। अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी की, तो आपको ये देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, जेड इफेक्टिव बढ़ता था, साइज कम होता जाता था। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ेगा, तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन को भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट, बट साइज तो बढ़ेगा, और साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। अब ये पीरियोडिक ट्रेंड दिखना चाहिए, बट इसमें बहुत एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में खूब सारे एक्सेप्शंस जिनको आप इरेगुलरिटी के नाम से पढ़ोगे, तो इसके आगे लिखेंगे हम। या इरेगुलरिटी से पहले एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। हाँ, तो एक एग्जांपल लिखेंगे हम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। इनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम देखें तो ये आ जाता है डेल्टा HEG -73 किलो जूल पर मोल, -60 किलो जूल पर मोल, -53 किलो जूल पर मोल, -48 किलो जूल, -47 किलो जूल एंड -46 किलो जूल पर मोल। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो देखिए डेल्टा HEG मैग्नीट्यूड वाइज कम होता जा रहा है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सो हीलियम, नोबल गैसेस का लिख रहा हूं मैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। सो हीलियम के लिए डेल्टा HEG आ जाएगा 48 किलो जूल पर मोल। देखिए ध्यान से, एनर्जी डेल्टा HEG पॉजिटिव है, मतलब EA नेगेटिव, मतलब एनर्जी यहाँ एब्सॉर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। P6 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे तो 1s2 2s2 देखने को मिलेगा, तो S2 है, बाकी सब में P6 कॉन्फ़िगरेशन है। P6 कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है,
तो P6 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए। तो ये आ जाएगा 116 किलो जूल पर मोल। अगले में आता है 96 किलो जूल पर मोल, ये भी लगभग 96 किलो जूल पर मोल। देन 77 किलो जूल पर मोल, 68, ये सब पॉजिटिव में किलो जूल पर मोल। अब आप ये कह रहे थे कि ऊपर से नीचे जाने पे तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटना चाहिए था। यहाँ देखिए बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा ये ट्रेंड, तो ये बिल्कुल अलग से चल रहा है ये। तो इसी तरीके से और एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले आप। इरेगुलरिटी फर्स्ट, अगर हम पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड को देखें, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इनमें हमने जो ट्रेंड पढ़ा था वो ये था, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए था। कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। सो लिथियम में आपको 2s1, 2s2, 2s2 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड इधर आ जाएगा 2p6। तो इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं? एक है बेरिलियम, s2 कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड। दूसरा है नाइट्रोजन 2p3, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में कंसिडर होगा। तीसरा है नियॉन 2p6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये थोड़े से ज्यादा स्टेबल हो गए, ज्यादा स्टेबल हो गए, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आप तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, इस वजह से आपको ऊपर से एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि या तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर बहुत कम एनर्जी इसमें रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो बेरिलियम के लिए आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगा, या डेल्टा एच ई जी देखोगे अगर आप तो वो पॉजिटिव दिखेगा। नाइट्रोजन के केस में भी सेम यही चीज हो रही होगी, बिकॉज ये हाफ फील्ड है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव, ई ए नेगेटिव, डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव। देन आप थर्ड पीरियड में अगर आके यही चीज चेक करो तो क्या वहां भी ये होगा? तो लिथियम के नीचे था सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन के नीचे का फॉस्फोरस और नियॉन के नीचे का आर्गन, इनके लिए डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव। डेल्टा एच ई जी का पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये एंडोथर्मिक है सब। फॉस्फोरस में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव या ई ए नेगेटिव। ई डेल्टा एच ई जी और ई ए में कंफ्यूज मत हो जाना, सीधा सीधा आप याद रखो एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो ये वाला भी एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये भी एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
हो गया। अच्छा, तो ये हमने सीखा लेफ्ट टू राइट में एक्सेप्शन का केस। अब जरा देखिए, मैं सेकेंड इरेगुलरिटी को बता रहा हूं एज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of third period element is greater than second period element। और इसको ही ऐसे लिखा जा सकता है, y इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of chlorine is more than फ्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। तो यहां ये कह रहा है कि थर्ड पीरियड, ये देखने को मिलता है आपको हमेशा, थर्ड पीरियड यानी 3p वाले जो एलिमेंट हैं उनका सेकेंड पीरियड वालों से थर्ड, ये मैं 3p जो लिख रहा हूं ये p ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं, 3p इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2p। जबकि हमने ये देखा था ऊपर से नीचे जाने पे साइज तो बढ़ता चला जाता है, और साइज अगर बढ़ता चला जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटना चाहिए था, बट यहां हम कह रहे हैं थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा सेकेंड पीरियड से। या क्लोरीन और फ्लोरीन में जब आप कंपेयर कर रहे हो तो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। तो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो घटना चाहिए था, बट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ये एक एक्सेप्शन का केस है। तो हम इसका जवाब लिख लेते हैं कि लेट से हमारे पास फ्लोरीन है और एक हमारे पास क्लोरीन है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो क्लोरीन का साइज मैंने बड़ा बनाया। फ्लोरीन में हम ये देखते हैं कि अगर फ्लोरीन का आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,7, 2,8,7, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके सरफेस पे मैं मान रहा हूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैं इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूं। तो बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ एक बादल सा बना देंगे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। और क्योंकि ये एटम का साइज बहुत छोटा है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहुत ही, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको बहुत ज्यादा ये अंदर में पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन लगेगा। रीजन क्योंकि साइज काफी स्मॉल था और इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी ज्यादा था। क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये थोड़े फैल जाएंगे क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना रिपल्शन नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरीके से सरफेस पे फैल गया। तो जितना बड़ा सरफेस होगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ही है, जिसमें ज्यादा सरफेस होगा उसमें ज्यादा बड़े एरिया में फैलेगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक पर्टिकुलर किसी जगह पे कम इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। जबकि छोटा सरफेस है तो 7 इलेक्ट्रॉन बहुत सारा, बहुत किसी एक छोटे से एरिया में देखें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप देखोगे तो उससे आपको ये दिखेगा कि फ्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपल्शन लगेगा। जबकि क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो हो ही रहा था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आ रहा था। अब आप ये कहोगे कि फिर तो ब्रोमीन में और ज्यादा हो जाना चाहिए क्योंकि ब्रोमीन का साइज तो और भी बड़ा है, तो इस पे आने वाला इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा होना चाहिए। जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से अब इसका दूरी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया यहाँ पे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा जितना क्लोरीन में लग रहा था। फ्लोरीन में और भी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स था लेकिन यहाँ रिपल्शन भी ज्यादा था। तो रिपल्शन वाला फोर्स और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, ये दोनों मिला के सबसे ज्यादा अच्छे से क्लोरीन के केस में देखने को मिलता है अट्रैक्शन। तो इसको आप देख लें, लिख लीजिए,
because of repulsion between coming electron and existing 2p electron, there will be a decrease in delta Heg in case of fluorine atom. इन केस ऑफ फ्लोरीन एटम। और इनमें अगर हम कंपेयर करें तो मैं ऑर्डर लिखा देता हूं यहां तक, अगर आप नोट कर लेंगे तो। तो देखो ऑर्डर, इसको जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आप निकालते हो वो इसको क्लियरली बताता है। फ्लोरीन के लिए देखते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये आ रहा है नेगेटिव में -328 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल फ्लोरीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी पर मोल अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो 328 किलो जूल ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। फॉर क्लोरीन ये आ जाता है -349 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डेल्टा Heg का नेगेटिव साइन मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। ब्रोमीन के लिए देखें, -325 किलो जूल पर मोल। आयोडीन -295 किलो जूल पर मोल। एंड एस्टेटाइन -270 किलो जूल पर मोल। सो रेगुलर ट्रेंड तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा। देखिए ऊपर से नीचे जाने पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज कम होती जानी चाहिए, बट क्लोरीन का ज्यादा हो गया फ्लोरीन से। फिर क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन में ऊपर से नीचे घटता जा रहा है। एक और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, लेट से ऑक्सीजन फैमिली का आप एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सो ऑक्सीजन के लिए याद है, मैंने याद कराया था उस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन के लिए एनर्जी डेल्टा Heg आता है -141 किलो जूल पर मोल। देन सल्फर के लिए देखो, ये सेकेंड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड का तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाता है -200। सेम रीजन आप जो आपने फ्लोरीन क्लोरीन के लिए दिया था, सेम आप ऑक्सीजन सल्फर के लिए भी बता सकते हैं। -200 किलो जूल पर मोल। सेलेनियम के लिए आता है -195 किलो जूल पर मोल। देन -190 किलो जूल पर मोल। और ये आ गया -174 किलो जूल पर मोल। अब देखो आप ये बोलोगे कि अच्छा थर्ड पीरियड का ज्यादा हो गया सेकंड पीरियड से, ठीक है, सल्फर का ज्यादा हो गया ऑक्सीजन से, बट ऑक्सीजन से ज्यादा है अब देखो सेलेनियम का भी। तो सल्फर के बाद आ रहा है सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। जबकि यहां क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा आ रहा था क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो हुआ ये कि थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा सेकंड पीरियड से, ये पॉइंट तक तो सही है। बाकियों में एक्सेप्शंस का कोई लिमिट नहीं, यानी कि हैलोजेंस के लिए आप बिल्कुल सही लगा सकते हो, थर्ड पीरियड का ज्यादा हो गया सेकंड पीरियड से, और बाकी ऊपर से नीचे जाने पे कम होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में वो ऑर्डर भी नहीं लग रहा है। इसी तरीके से नोबल गैसेस में भी हमने देखा, नोबल गैसेस में हमने देखा नियॉन और आर्गन के बीच में। सो पॉजिटिव में आ रहे थे वो केस, यानी कि एनर्जी यहां पे वहां पे आपको देनी पड़ रही थी। तो आप बस इतना याद रखो कि थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा सेकंड पीरियड वाले से, ये पॉइंट आप याद रखें। और हेलोजेंस के लिए जनरली इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
सो लेट्स से एक एग्जांपल देखें हम। ओके, सो अगर हम पूछें ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करनी है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, देन सेकेंड होगा ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सो सो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इंक्रीज होना चाहिए। ऑक्सीजन सल्फर ऊपर से नीचे जा रहे थे, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा था, साइज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटना चाहिए था। बट सल्फर थर्ड पीरियड का है और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का हमेशा ज्यादा होगा सेकेंड पीरियड से। सेम रीजन आप देंगे क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन 2p का है, यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, 2p3 होगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फ्लोरीन और नियॉन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। ओके, सो फ्लोरीन में हम ये देखेंगे कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हो क्या रहा है। तो ये था 2p5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बाहर से तो इसमें आ जाएगा 2p6, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। जबकि नियॉन पहले से 2p6 था, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे तो ये 2p6 3s1 होगा। पहले खुद स्टेबल था अब अनस्टेबल हो गया, तो यहाँ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी मतलब नेगेटिव, यानी कि फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं बात करूं तो फ्लो ऐसे अगर मैं कहूं कि फ्लोरीन में एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक है, नियॉन में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी ये एंडोथर्मिक है। साइन का ध्यान रखना है अपने को, मतलब लेकिन ये है कुल मिला के कि फ्लोरीन में एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, नियॉन में एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी एनर्जी, तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ओके, ओके, ये पॉइंट समझ में आया, क्यों पॉजिटिव हुआ, क्यों एनर्जी रिलीज हुआ, क्यों एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ। अगर स्टेबिलिटी गेन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होता है, अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। सो फॉर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर,
अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज होगा। हमें पता था दैट ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसका ज्यादा होने वाला है? फॉस्फोरस का। ओके। अब बात आती है कि नाइट्रोजन का फॉस्फोरस से भी कम है और ऑक्सीजन से भी कम है। इन दोनों के लिए मैं ये जानता था कि एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ये एंडोथर्मिक थे, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर के लिए एक्सोथर्मिक थे। तो अगर एक्सोथर्मिक थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में आएगा, जबकि एंडोथर्मिक है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगा ना, एब्सॉर्ब होगा तो नेगेटिव में आएगा। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में मैं ये देख पाऊंगा कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं हो पाएगा फॉस्फोरस का, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा था और ऑक्सीजन में रिलीज हो रहा था। सल्फर का तो सबसे ज्यादा होगा, ये दिख गया मुझे इसमें से, और नाइट्रोजन का तो सबसे कम होगा, ये भी दिख गया मुझे। अब बात आती है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में डिसाइड करने में। तो ऑक्सीजन का क्योंकि एक्सोथर्मिक है ये आगे निकल गया और फॉस्फोरस उसके पीछे आ जाएगा, एंड दिस विल बी द ऑर्डर। ऐसा भी लिखा हो सकता था, और अरेंज इन, ऐसे लिखा हो सकता था क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव में बढ़ता हुआ, यानी मैग्नीट्यूड वाइज आपको अरेंज करना है, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वो पीछे होगा, मतलब वो ज्यादा वो आगे निकलेगा, और जिसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है वो इधर आएगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। एक और एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग will have maximum value of electron affinity, OX, OY, OZ, जहां पे x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू -1 है, एंड z इक्वल टू -2 है। ऑप्शन ए है O टू द पावर x, ऑप्शन बी O पावर y, ऑप्शन सी O to the power z, and option D all have equal।
हम्म। क्या आ रहा है आंसर? तो आपको बेसिकली कंपेयर करना है ओ टू द पावर जीरो, ओ टू द पावर -1 और ओ टू द पावर -2 में। अब मुझे ये बताओ, अगर न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें रिपल्शन थोड़ा कम है। लेकिन अगर O माइनस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो काफी मुश्किल होने वाला है। और O-2 में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो और मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पहले से ही अंदर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। तो एनर्जी हम देखते थे फर्स्ट में एक्सोथर्मिक हो सकता था, लेकिन सेकंड तो हमेशा एंडोथर्मिक है। तो सेकंड अगर एंडो है तो थर्ड को भी तो एंडोथर्मिक होना पड़ेगा, मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगा? फर्स्ट में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकेंड और थर्ड में क्या होगा? रिपल्शन होगा और एनर्जी एब्सॉर्ब होगा। यहां पे ये सेकेंड में और थर्ड में एंडो होगा। कुल मिला के आप समझें, इलेक्ट्रॉन ऐड करना जितना मुश्किल होता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता जाएगा। जितना आसान है इलेक्ट्रॉन ऐड करना, यानी जितना आसान है मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर पूछें किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान है, तो आप देखते हैं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्लोरीन में ज्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन ऐड करना एज कंपेयर टू फ्लोरीन। हो गया? चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो।